गया है आपके पसंदीदा शो यानी सुपर प्राइम टाइम शो जनमत का एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज के जो बेहद खास मुद्दे होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे। अहम मुद्दे आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला मुद्दा जो है खबरों से, आज मुद्दे आपको नहीं बताएं क्योंकि समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। आज पहला मुद्दा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने भारत के त्रिपुरा बॉर्डर तक लॉन्ग मार्च निकाला है। इस लॉन्ग मार्च को त्रिपुरा चलो अभियान नारा दिया गया है। बुधवार को सुबह 9 बजे ढाका के नया पल्टन से इसकी शुरुआत की गई। बीएनपी की 3 सहयोगी पार्टियां जिसमें जातीयतावादी जुबो दल, स्वेच्छाचारी दल और छात्र दल ने मिलकर इस मार्च की शुरुआत की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो अगरतला में बांग्लादेशी डिप्टी हाई कमीशन पर हमले और बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश के विरोध में ये रैली कर रहे हैं। भारत ने हालात देखते हुए सुबह से ही क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पश्चिमी त्रिपुरा जिले के एसपी यानी किरण कुमार ने बुधवार सुबह बॉर्डर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने आपको बता दें कहा कि बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों को 0 पॉइंट से पहले ही रोक दिया जाएगा। वहीं अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की मांग की है। यूएस फॉरेन डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत और बांग्लादेश आपसी विवाद को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए, लेकिन बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय काफी डरे हुए हैं। वहीं वीजा सेवाएं बंद होने के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं का बॉर्डर पार कर त्रिपुरा आने का सिलसिला जारी है। अब त्रिपुरा के अंबासा रेलवे स्टेशन पर 7 दिसंबर को 10 बांग्लादेशी हिंदू नागरिकों को हिरासत में लिया गया। इनमें 2 पुरुष, 2 महिलाएं, 5 बच्चे और 1 बुजुर्ग शामिल हैं। इनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। एक बार ये तस्वीरें फुल करके आपको दिखाते हैं ताकि आप भीड़ का अंदाजा लगा सकें। तो कट्टरपंथियों से बचने के लिए हमें भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा है, ये वो कह रहे हैं। जेल में भी रखा गया तो भी हम रहेंगे, लेकिन बांग्लादेश नहीं जाएंगे, ये लोग कह रहे हैं। तो ढाका से त्रिपुरा बॉर्डर तक ये लॉन्ग मार्च निकालने का प्रयास है, निकाल भी रहे हैं और बीएनपी के 3 दलों ने मिलकर ये मार्च निकाला है। भारत अलर्ट पर है, सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और दोनों देश बातचीत से विवाद को सुलझाएं। यूएस ऐसा कह रहा है लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा और ये भारत में आ जाएंगे, ऐसा होने तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां देंगे नहीं। लेकिन ये बांग्लादेशियों की फितरत है कि वो भारत में घुसना चाहते हैं, किसी न किसी बहाने भारत में आएंगे और यहाँ पर बस जाएंगे। सोचिए इस भीड़ में कितने घुसपैठिए हो सकते हैं जो भारत में घुसने का प्रयास करेंगे। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पर आप देखिए वहाँ पर एंगेज करेंगे और फिर ऐसे घुसपैठ का प्रयास। इन आंदोलनों से भी भारत सरकार को सचेत रहना चाहिए कि भाई ये भारत का विरोध नहीं है, इनके लिए भारत अमेरिका से कम नहीं है, ये भारत आके बसना चाहते हैं। यहाँ पे इनको रोजगार मिलता है, अच्छी लाइफस्टाइल मिलती है और बांग्लादेश के जो हालात इस वक्त हैं, अब तो बहुत सारे लोग वहाँ से भागने का जो प्रयास है वो करेंगे, कर भी रहे हैं। सचेत होना है, ऐसे मार्च पर खास ध्यान रखना है। चलिए, ये तो बांग्लादेश का मुद्दा था, पहला मुद्दा जिसके बारे में आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं। अब संसद की कार्रवाई लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। हंगामे की वजह से ही पिछले हफ्ते महज 2 दिन ही सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सकी थी, लेकिन इसके बाद भी सदन में सत्ता और विपक्ष दोनों ही सांसदों की ओर से हंगामा किया जा रहा है। इस हफ्ते सोमवार और मंगलवार को सदन की कार्रवाई नहीं चल सकी थी और आज भी सदन को 2 बजे तक के लिए सिर्फ और सिर्फ हंगामे की वजह से स्थगित कर दिया गया। आम जनता को शायद अंदाजा भी नहीं है कि अब तक करीब जनता के टैक्स से चलने वाली सदन में 100 करोड़ से ज्यादा रुपए सिर्फ हंगामे की भट्टी में खाक हो चुके हैं। संसद में चलने वाले इस सत्र का नाम तो शीतकालीन है, लेकिन कार्यवाही के दौरान सभी सांसदों के अंदर गर्मी देखने को मिल रही है। सबसे आप देखिए, आप सभी का ये सवाल होगा कि आप लोगों को ये समझना होगा कि इन नेताओं की गर्मी के पीछे नुकसान किसका है।
उससे पहले जानते हैं कि ये हंगामा क्यों है। नुकसान आपके पैसे का है, लेकिन क्यों है वो भी आपको बताएंगे। अब हर पार्टी के अलग मुद्दे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी भी सदन में कार्रवाई करना चाहती है, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल भी कार्रवाई के पक्ष में हैं, तो फिर हंगामा क्यों हो रहा है? फिर किस बात को लेकर ये हंगामा हो रहा है और कब तक ये हंगामा होता रहेगा? तो इसका जवाब है, जब तक सभी दलों के मत एक ना हो तब तक हंगामा जो है वो होता रहेगा। क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि अदानी पर सबसे ज्यादा चर्चा हो, टीएमसी चाहती है कि महंगाई और मणिपुर पर चर्चा हो, वहीं सपा का कहना है कि अदानी से ज्यादा जरूरी मुद्दा संभल का है, इस पर पहले चर्चा हो। अब आप जो है हंगामे का कारण जान चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि इन 11 दिनों में कितनी कितनी देर सदन में कार्यवाही हुई है। सबसे पहले बात करते हैं 25 नवंबर की, जहां मात्र 6 मिनट ही सदन चल पाया। वहीं 27 नवंबर को 15 मिनट कार्यवाही चली। 28 नवंबर को भी 15 मिनट तक ही कार्यवाही होगी और 29 नवंबर को लोकसभा 20 मिनट चलने के बाद स्थगित हो गई। अब 2 नवंबर को भी ये हाल रहा और हंगामे के कारण 13 मिनटों में ही सदन को स्थगित भी करना यहाँ पर पड़ा। और ऐसा ही कुछ आपको बताएं अब तक चलता आ रहा है। अगर शुरुआती 5 दिनों की बात करें तो लोकसभा की कार्यवाही मात्र 69 मिनट ही चली है। आप ये देख लीजिए, 2 दिसंबर की मैं बात कर रहा था। वहीं अगर बात की जाए राज्यसभा की तो उसका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। शुरुआती 5 दिनों में राज्यसभा भी 94 मिनट ही चली है। ये आपने जाना। अब आप खर्चा भी समझिए, खर्चा पैसा लगता है, या आपका पैसा है, टैक्स का पैसा, ठीक है, तो ये खर्चा कैसे हो रहा है? अब हम आपको समझाते हैं कि अगर सदन की कार्यवाही स्थगित होती है तो उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले तो बता दें कि जनता के टैक्स के पैसे से ही सरकार देश में सभी तरह के विकास कार्य करवाती है, साथ ही साथ सभी तरह के खर्चे करती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ संसद चलाने के खर्चे की बात की जाए तो प्रति मिनट, यानी 1 मिनट, आप जो हमारा चैनल देख रहे हैं, न्यूज़ मेरी देख रहे हैं, सोचिए 1 मिनट का समय आपका बीत जाता है और 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है संसद चलाने के लिए। अगर 1 घंटे की खर्च की बात की जाए तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए, यानी 1.5 करोड़ रुपए प्रति घंटा खर्च आता है। वहीं औसतन 7 से 8 घंटे सदन की कार्रवाई हो तो लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए प्रतिदिन, या उससे ज़्यादा ही मान लीजिए, खर्च होता ही है। और ये सारा का सारा पैसा होता है जनता की मेहनत का, यानी आपका। अब इससे ये तो साफ हो गया है कि जब जब और जितनी बार भी सदन को स्थगित किया गया है, हर बार जनता की मेहनत की कमाई को खाक में मिला दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तब से अब तक कितने करोड़ों का नुकसान हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक दिन संसद चलने का खर्च आता है लगभग 10 करोड़ रुपए, और अब तक 11 दिन संसद चली है, तो अगर हम 10 करोड़ रुपए और 11 दिनों से गुणा करते हैं तो आंकड़ा आता है 110 करोड़ रुपए। मतलब जनता के 110 करोड़ अब तक हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये देखिए, ये जिम्मेदार कौन है वह भी आप समझिए उसको। अभी आपको दिखाया कि कितना आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि और क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हंगामे के कारण महत्वपूर्ण विधेयक पास नहीं हो पाते, साथ ही चर्चा अधूरी रह जाती है, जिससे नीति निर्माण में देरी होती है, यानी पॉलिसी मेकिंग में देरी होती है, और निर्णयों में देरी से जनता और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। हंगामे का कोई समाधान तो है नहीं, जनता का ही नुकसान है। और जो सत्र है, शीतकालीन सत्र जो है, उसमें तेवर अगर ये गर्म रखेंगे, आपस में लड़ेंगे, तो नुकसान आपका ही होगा। आप ही के पैसे से ये सदन चलता है, देश जो है वो टैक्स के पैसे से चलता है, और यही तरीका, ऐसा ही तरीका है। लेकिन हंगामे की भेंट अगर सदन चढ़ेगा तो फिर नुकसान आप ही के पैसों का होगा, और इसीलिए जनता जवाब मांगेगी, और आपको जवाब मांगना भी चाहिए। इसी पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न भी पूछा, लेकिन ये चलिए आपको सबसे पहले इससे पोल से पहले भी ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि खर्चा कहाँ होता है, ये भी आप जान लीजिए। संसद में क्या क्या खर्च होता है। सांसदों को वेतन दिया जाता है, वेतन और भत्ता। खर्च कहाँ से, जो 2.5 लाख का आंकड़ा है वो कहाँ से आया, ये भी आपके मन में प्रश्न होगा। तो ये सांसदों का वेतन खर्चा है, सांसदों का वेतन और भत्ता। दैनिक भत्ता, ये भी आप जोड़ लीजिए इसमें, दैनिक भत्ता है। और क्या खर्चा है, यात्रा भत्ता, यानी आने जाने के लिए सांसद की गाड़ी स्टार्ट होगी, गाड़ी वहां से जाएगी, पहुंचेगी सदन तक, तो उसका भी तो खर्चा है ना, तेल का। और सदन की कार्यवाही को संचालित करने में, भाई रोजाना कुछ ना कुछ अगर आप करते हैं, चलाते हैं संसद को, तो उसका भी कार्रवाई का खर्चा है। बैठक कक्ष तैयार करने का भी एक खर्चा है, ये भी लीजिए।
बैठक कक्ष जो है उसको तैयार करना, वहां पर उपकरणों की देखभाल, ये भी इस खर्चे में ऐड होता है। संसद में क्या क्या खर्चा होता है, संसद सत्र संचालन की बात हम कर रहे हैं, और कर्मचारियों की सेवाओं पर खर्च होता है, सैलरी है, तमाम चीजें हैं, लेकिन इसको और डिटेल में आपको हम समझा रहे हैं ताकि आप ये अच्छे से समझ पाएं। सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन को देना इसी खर्चे के अंतर्गत आता है। और केवल यही खत्म नहीं होता, भत्ते और अन्य सुविधाओं पर भी खर्च। भत्ता तो देखिए, वेतन तो देना ही है, वेतन तो जाएगा, लेकिन सुविधाओं पर भी खर्च होता है। और क्या है, और इसमें संसद भवन के रख रखाव यानी मेंटेनेंस की बात आती है। अगर सदन खुलेगा, उसमें सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, सब कुछ साफ होगा, और तमाम चीजें, मरम्मत और विस्तार पर भी खर्च होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं की अगर बात की जाए तो मरम्मत और विस्तार पर भी खर्च होता है। सुरक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर भी खर्च है, खर्च ही खर्च है, और ये सारा खर्च आपके पैसे से। प्रकाशन और दस्तावेजीकरण, संसदीय रिकॉर्ड, रिपोर्ट, स्टेशनरी से लेके तमाम चीजें, अगर स्टेशनरी ना भी हो, अगर अब सब डिजिटल है तो भी फिर भी खर्चा है। विधायी दस्तावेजों के प्रकाशन की अगर बात की जाए, वो भी एक खर्चा है, प्रकाशन और दस्तावेजीकरण। तो संसद में वितरण पर खर्चा किया जाता है, प्रकाशन और दस्तावेजीकरण की श्रेणी में वितरण पर खर्चा किया जाता है। और क्या है, ये पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों पर खर्च होता है। तो सुरक्षा व्यवस्था, चलिए इसी मुद्दे पर आपने जाना कि कितना खर्च होता है, कितना खर्चीला है सदन को चलाना, संसद को चलाना। तो लेकिन फिर इस खर्चे में किसका क्या योगदान है, ये आप समझ लीजिए, आप ही का मुख्य योगदान है। और अगर ना चले तो उस गलती में किसका योगदान है, वो आपके द्वारा चुने गए नेताओं का योगदान है उस गलती में। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेने को मुझे कहा जा रहा है, एक छोटा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इसी मुद्दे को और अच्छे से समझाएंगे। प्रतिक्रियाएं, खेल हो रहा है जिसमें आप ही के पैसे का इस्तेमाल गलत इस तरीके से हो गया कि संसद नहीं चली। तो हमने आपको आंकड़ा बताया, 100 से 110 करोड़ का जो आंकड़ा है वो यहां पर खर्च हो गया। लेकिन खबर आपने जानी, पोल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पोल से पहले प्रतिक्रियाएं तो जान लीजिए क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं इसी मुद्दे पर, सदन की कार्रवाई स्थगित होने पर। कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के अंदर पूरी तरह विश्वास खो चुकी, बहुत साफ दिख गया कि इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस पे अविश्वास स्पष्ट रूप से दिख गया। शायद उसे कवर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से इंडी गठबंधन के दलों में होड़ लगी हुई है, कौन किसको अपने मुद्दे पे लाने में प्रयास करे। याद करिए, यूनियन कार्बाइड वाले वॉरेन एंडरसन का किसके संबंध था? भोपाल गैस त्रासदी वाले 84 में, कांग्रेस का। ओटावियो कॉट्रोची से किसका संबंध निकला? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। गाइडो हेस्के के साथ किसका संबंध निकला? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। क्रिश्चियन मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड डील में, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। अब जॉर्ज सोरोस, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। तो साहब, ये कहानी बहुत पुरानी है और ये यात्रा भी बहुत पुरानी है। उसी चीज की घबराहट है कि कहीं सारे के सारे तथ्य निकल के सामने आए तो समस्या हो। और मैं पुनः पूछना चाहता हूं, विगत 40 वर्षों से मैंने 1984 यूनियन कार्बाइड वॉरेन एंडरसन को सरकारी जहाज में भगाने से लेके 2024 जॉर्ज सोरस तक हर विदेश के किसी न किसी भारत विरोधी या भारत में आरोपित व्यक्ति के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संबंध क्यों निकलता है, इसका जवाब देने से बचने के लिए ये बवाल हो रहा है। देखिए, लो कॉन्फिडेंस मोशन का कारण एक ही है। बहुत पहले एक हिंदी फिल्म बनी थी कि जिसमें गाना था, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना। सोरस और सोनिया जी के बीच में जो अनजाना बंधन है, ये बाहर ना आ जाए, इसके लिए अभी ये चल रहा है। ये बंधन जो अनजाना है, तेरे मेरे बीच वाला बंधन, ये बंधन सामने ना आ जाए, सबके सामने ना आ जाए, इसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन है। नॉन इशू को इशू करने की कोशिश है, क्योंकि इशू अगर सामने आ जाएगा तो ये बंधन बाहर आ जाएगा। तो मेरी बात उठाने क्यों नहीं दे रहे हैं? चौथा दिन मेरा 0 आवर में फंसा है, मेरी आवाज को दबा रही है विपक्ष। इस तरह से घटिया विपक्ष मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। 0 आवर आ रहा है, मेंबर का वो अधिकार है। मैं कह रहा हूं कि मुझे 10 प्रश्न पूछने दीजिए, मुझे 10 प्रश्न, यदि 10 प्रश्न समझने की उनको ताकत नहीं है, साहस नहीं है, तो इसीलिए हंगामा कर रहे हैं। मेरा 0 आवर फंसता है और हंगामा शुरू कर दे। यहाँ जो कर रहे हैं वो नौटंकी नहीं दिखाई दे रही है, बचकाना हरकत नहीं। कभी लीडर ऑफ द अपोजिशन को, राजीव गांधी भी तो लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे, सोनिया जी भी रही, इस तरह से कोई वीडियो बनाता हुआ आपको नजर आता है? ये बच्चा है। ये संसदीय परंपराओं का दुखद पहलू है, जिसमें विपक्ष अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन, या यूं कहूं कि संवैधानिक
दायित्वों का निर्वहन करने से विमुख सा दिखाई पड़ रहा है। और अनर्गल प्रलाप जिसको कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर शोर मचाना जिनसे न तो संसद का कोई संबंध है और न ही राजनीतिक दलों का संबंध है। मुझको ऐसा लगता है कि कांग्रेस आज जो उनके सहयोगी दल थे इंडी गठबंधन के, उनसे एक एक करके अलग हो रहे थे, इसलिए वो कुछ ऐसा इशू खड़ा करना चाहते हैं जिससे उनको जो उनके बिछड़े हुए साथी हैं उनका समर्थन मिल सके। मैंने उनको कहा कि देखिए ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी न किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। देखिए सिंपल सी बात है, अडानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं, अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं हमने मैं नहीं, देखिए हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे। ठीक है, थैंक यू। नहीं, आंकड़े उनके पास हैं, इसमें मैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, पर हम मजबूर होकर लोकतंत्र के बचाने के लिए हमने ये अविश्वास प्रस्ताव कल पेश किया। पहली बार 72 साल में ये प्रस्ताव हमें देना पड़ा। कभी प्रावधान ही नहीं है, कहीं रूल में भी नहीं लिखा है, पर 60 सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने ये प्रस्ताव दिया। और आज संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं किसानों का अपमान है। अरे कैसे किसानों का अपमान है? आप नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, वो दलित का अपमान नहीं है? वो भी दलित का अपमान है। और यही मैं सभी पार्टियों को सही समय दूंगा, सभी समान मौका दूंगा। और जो हमने अविश्वास प्रस्ताव दिया है, हमने कई मिसाल ऐसे गिनाए हैं। परसों ही किस तरीके से अध्यक्ष जी ने सरकार के, तो आपने बीजेपी से लेकर एनडीए से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सुनी, वहां पर राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आपने सुनी कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन देखते हैं छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सदन को चलने देना, जो संसद को चलने देना, माफ कीजिएगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से जो आपसे प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। कुछ ही पलों में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो पोल भी होगा जो हमने पूछा। विपक्ष कर रहा है आम जनता का नुकसान, 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। स्वागत है, क्योंकि हम सब पत्रकार हैं तो आज पत्रकारों के लिए भी एक छोटा सा सेगमेंट, उनकी बात भी करेंगे। बात करेंगे बुधवार को नई दिल्ली में दूसरा कल्याण बरुआ पुरस्कार 2024 समारोह आयोजित किया गया, जिसे नॉर्थ ईस्ट मीडिया फोरम और माय होम इंडिया द्वारा असम के प्रख्यात पत्रकार स्वर्गीय कल्याण बरुआ की स्मृति में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। आपको बता दें कि यह पुरस्कार उन पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को दिया जाता है जो अपनी रिपोर्टिंग और कहानी से पूर्वोत्तर क्षेत्र को बढ़ावा देने में योगदान करते हैं। इस साल आपको बता दें पुरस्कार 3 श्रेणियों में मिला है, जिसमें प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और डिजिटल मीडिया में भी इसको दिया गया है। इसके अलावा एक वरिष्ठ पत्रकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही बता दें कि पहला कल्याण बरुआ पुरस्कार पिछले साल उनके जन्म दिवस पर आयोजित किया गया था। असम के सबसे श्रेष्ठ पत्रकारों में से एक स्वर्गीय कल्याण बरुआ द असम ट्रिब्यून के साथ 27 से अधिक सालों तक जुड़े रहे। उन्होंने 2021 में कोविड-19 के कारण अपनी पत्नी नीलाक्षी भट्टाचार्य के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी याद में और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए 2022 में माय होम इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट मीडिया फोरम के साथ मिलकर ये सालाना पुरस्कार शुरू किया था, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर कल्याण बरुआ की याद में ये कार्यक्रम रखा गया है। और उत्तर पूर्व की हर खबर हम दिखाने का प्रयास जरूर करते हैं जनमत में, तो ये खबर भी आपको दी
दिखाई और पत्रकारों के सम्मान की बात भी हमेशा हम सर्वप्रथम आगे ही रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जनमत में आज का मुख्य मुद्दा और बड़ा मुद्दा जो है, बात करेंगे एक बेहद दिल दहलाने वाली और दुखद खबर की। वो खबर जो किसी भी इंसान को एक गहरी सोच में डाल सकती है। ये घटना सिर्फ एक व्यक्तिगत दुख नहीं बल्कि समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। जहां घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के मुद्दे पर हम अक्सर चुप रहते हैं। ये कहानी एक युवा और होशियार इंजीनियर की है जो ना सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रिश्ते में संघर्षों से जूझ रहा था बल्कि उसके मानसिक शोषण के चलते ऐसा उसने कदम उठाने को उसको मजबूर हो गया जिसकी कल्पना भी वो खुद भी उसने शायद ना की हो कोई कभी भी। ये घटना महज एक घटना नहीं, अब एक बड़ा सवाल बन चुकी है। सवाल ये कि क्या हम सच में अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं? क्या रिश्तों में ये सहमति और प्यार से ज्यादा नियंत्रण और उत्पीड़न का जो रूप है वो ले चुका है? आखिर कौन है इस घटना का असल जिम्मेदार? वो पत्नी जिसने अपने पति को एक इंसान नहीं बल्कि एक मशीन समझ सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए प्रताड़ित कर झूठे आरोपों में फंसाया? या फिर उस महिला जज की जिम्मेदारी है जिसने इस मामले में एक तरफा सुनवाई कर अतुल के शोषण में उसकी पत्नी का साथ दिया? या फिर उस समाज की गलती है जो अब एक जगह बैठकर इन संवेदनशील मुद्दों पर पहले की तरह विचार विमर्श नहीं करता है? या फिर गलती है हमारे सिस्टम की जो इन मामलों में हर बार पूरी तरह से फेल नजर आता है? आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब तो देंगे ही, साथ ही आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे समाज में रिश्तों की मूल समझ और संवेदनशीलता बदल रही है। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि आखिर कब आता है किसी के मन में आत्महत्या का ख्याल और क्या है इसका बचाव। कैसे समझे अपने परिवार, दोस्त भी, बहन, माता पिता, बेटे या अपने सगी जो संबंधी होते हैं साथी के दिमाग को आप कैसे समझ पाएंगे? आज का जनमत का ये सेगमेंट आपके और समाज के लिए बेहद ही अहम दृष्टि रखता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कुछ देर के लिए आप अपने टीवी का रिमोट जो है वो साइड में रख दीजिए और हमारी इस रिपोर्ट को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, बात करेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, आपको बताएंगे, वो आप जान लीजिए। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष बेंगलुरु में एक निजी फर्म में सीनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते थे। अतुल सुभाष ने 2019 में निकिता सिंघानिया से शादी की थी और उनका एक बच्चा भी है, लेकिन वे अपनी पत्नी से अलग हो चुके थे और बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा में मंजनाथ लेआउट में अकेले रहते थे। परिवार के मुताबिक अतुल की पत्नी और उसके परिवार द्वारा अतुल पर बार बार लगाए गए आरोपों और अदालत के मामलों ने उन्हें तोड़ दिया था, जिसकी वजह से अतुल ने ऐसा बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन अतुल सुभाष की आत्महत्या कानूनी मुद्दा बन गई है। बात करें अतुल के सुसाइड वीडियो की, तो सुसाइड वीडियो में अतुल ने अपनी पत्नी, उसके परिवार के सदस्यों और एक जज पर उत्पीड़न, जबरन वसूली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। एक बार आप भी इस वीडियो को जरा देखिए। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। ये जज और मेरे बाकी के हैरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है। तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना। ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा। उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया मैंने। तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाए गटर में कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं
मुक्ति पाना चाहूंगा इससे। मैं अपने मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ। और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिख कर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। हम चाहते तो नहीं थे कि आपको ये वीडियो सुनाएं, लेकिन अगर हम इसको ना भी दिखाएं तो भी क्या, वो भी गलत होता। और आपको इससे एक सीख भी मिलेगी कि भाई कैसे आदमी इतना प्रताड़ित हो जाता है। और आप जब इसकी बात को सुन रहे थे, इसकी आवाज़ को, ये पूरी ठीक अवस्था में उस वक्त थे जब बात कर रहे थे, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन मन में एक तूफान जो था वो चल रहा था, ये परेशान थे। इसके बाद इन्होंने जो कदम उठाया वो सब जानते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया अतुल ने कैसे सुसाइड कर लिया, उसकी कारणों को भी बताया और उसकी वीडियो को भी आपको दिखाया। अब 34 वर्षीय अतुल सुभाष को सोमवार को उनके घर में फांसी पर लटका हुआ पाया गया था। घटनास्थल से 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद किया गया था। आइए अब आपको बताते हैं कि 24 पन्नों के सुसाइड नोट में क्या खुलासा किया गया था। अब सुसाइड नोट के अनुसार उनकी पत्नी को पहले से ही हर महीने पर मंथ 40,000 रुपए गुजारा भत्ता मिल रहा था। एक्सेंचर में काम करने और खुद पैसे कमाने के बावजूद और फिर भी उसने 2 से 4 लाख रुपए और मांगे। अपने सुसाइड नोट में अतुल ने न्याय की मांग करते हुए 24 पन्नों के नोट के हर एक पन्ने पर लिखा, न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस चाहिए भैया। उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया जो आपको दिखाया, जिसमें कथित उत्पीड़न के बारे में बताया गया था और अपने परिवार के सदस्यों से कहा था कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक वे उनकी अस्थियों का विसर्जन ना करें। नोट में ये भी कहा गया था कि उनके माता पिता को उनके बच्चे की कस्टडी दी जाए। उनके सुसाइड नोट में उनके 4 साल के बेटे के लिए भी एक संदेश था, जिसके बारे में उनका दावा है कि उसे उनसे अलग रखा गया है। नोट और वीडियो का लिंक एक एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया था, जिससे वे जुड़े हुए थे। अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा कि उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने 6 केस लोअर कोर्ट और 3 हाई कोर्ट में किए थे। निकिता ने उनके माँ पिता और भाई के ऊपर हत्या का प्रयास, अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा, दहेज लेने जैसे आरोप लगाए हैं। अब तक कोर्ट में 120 तारीख लग चुकी हैं। 40 बार खुद वो बेंगलुरु से जौनपुर जा चुके थे। अतुल ने अपने नोट में लिखा है कि उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने केस खत्म करने के लिए 3 करोड़ रुपए मांगे। तलाक के बदले हर महीने 2 लाख रुपए के गुजारा भत्ते की डिमांड भी की। बेटे का चेहरा तक नहीं देखने दिया। निकिता के पिता की जो है वो शादी के बाद बीमारी से मौत हुई, लेकिन ससुराल वालों ने हत्या की एफआईआर दर्ज करा दी। लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में उस जज पर भी आरोप है जो इस पूरे मामले को देख रही थी। अतुल के मुताबिक उसकी शादी 2019 में हुई और 5 साल के अंदर पत्नी, ससुराल वालों, पक्षपाती कानून व्यवस्था ने आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। अतुल ने इस मामले में केस की सुनवाई कर रही जौनपुर की महिला जज पर भी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। अतुल के आरोप के मुताबिक फैमिली कोर्ट में जज ने मामला निपटवाने के लिए 5 लाख रुपए मांगे हैं। इतना ही नहीं, अतुल ने कोर्ट के अंदर घूसखोरी के खेल का भी खुलासा किया है। घूस देने से इनकार करने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ एलिमनी और मेंटेनेंस का आदेश जारी कर दिया, ये वो कह रहे हैं, जिसके तहत उन्हें हर महीने अपनी पत्नी को 80,000 रुपए देने का फैसला सुनाया गया। अतुल ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने उन पर 3 करोड़ मेंटेनेंस देने का दबाव भी बनाया। पत्नी को बाहर करके जज ने उनसे अकेले में बात की और 5 लाख रुपए खुद के लिए रिश्वत के तौर पर मांगी है। उन्होंने कहा कि वह 5 लाख रुपए उन्हें दें, वे केस को दिसंबर 2024 में ही सेटल कर देंगी। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में जज पर ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब महिला जज जो है वो पक्षपात करती रही, ये आरोप है। अतुल ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा है कि एक दिन कोर्ट में उसे देखकर उसकी पत्नी ने कहा, अरे तुम अभी तक सुसाइड नहीं किया है तुमने। इस पर मृतक ने कहा कि मैं मर गया। देखिए पत्नी की तरफ से कहा जाए, अरे तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, वो जज ऊपर है और महिला जज पक्षपात करती थी। तो मृतक ने, जो अतुल है, उसने क्या कहा कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। ये अतुल का जो बयान है वो है, ये कोर्ट के जरिए आप समझिए। इस पर अतुल की पत्नी बोली, तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पैसे। तो ये उसकी
लैंग्वेज थी उस लड़की की, पति के मरने पर सब वाइफ का होता है और तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, फिर उसके बाद बहू का हिस्सा होता है। तो महिला जज जब बातें चल रही थी तो हंस रही थी। ये आरोप लगाया है इनके द्वारा और इसके साथ ही नहीं, और इसी के साथ अभी तक सुसाइड नहीं किया, ये आरोप जो उन्होंने लगाया है। और इसके साथ ही मृतक ने यह भी बताया कि जौनपुर की महिला जज उससे पक्षपात करती थी और कोर्ट रूम में उस पर हंसती थी। अतुल ने सुसाइड नोट में दावा किया है कि जौनपुर में अदालत में सुनवाई के दौरान उसकी पत्नी ने जज के सामने ही उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। इस दौरान महिला जज जो है वो हंस पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब आपको बताते हैं कि अतुल सुभाष ने क्यों कहा कि न्याय ना मिले तो गटर में बहा देना अस्थियां। इसके अलावा उनके माता पिता और भाई को भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे थे। अतुल ने जुडिशरी से मां पिता को हरासमेंट नहीं करने की अपील की और पत्नी के लिए आखिरी संदेश दिया कि उसके बच्चे को वैल्यू के साथ परवरिश के लिए मेरे माता पिता को दे दें। उसने अपने भाई को हिदायत दी कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी और उसके ससुराल वालों से नहीं मिले तो समझदार भी था अतुल। साथ ही अगर उसे न्याय नहीं मिलता है तो उसकी अस्थियां कोर्ट के सामने गटर में बहा दी जाएं। तो इतना गुस्सा था और इतना पीड़ा उसके मन में थी। ये जो हमने अब तक आपको बताया ये था पूरा घटनाक्रम और अतुल के वो आखिरी शब्द जो इस समाज की ओर और सिस्टम की ओर और इसके फेलियर की जो है पोल खोल देते हैं। और इसके बाद अतुल ने अपनी आवाज को हमेशा के लिए मौन कर लिया। लेकिन उनके परिवार का इस वक्त काफी बुरा हाल है। अब उसके भाई ने क्या कुछ कहा है ये और उसकी प्रतिक्रियाएं जो और हैं वो आपको सुनाते हैं। मैम मेरी बस डिमांड ये है कि मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए। मुझे और कोई सिस्टम से ये अपेक्षा है कि मेन के लिए भी कोई कानून आए। जो मेरे भाई के साथ हुआ वैसे बहुत सारे लोगों के साथ इस देश में हो रहा है। उस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझे। एक मेन की लाइफ भी एक उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी एक फीमेल की लाइफ है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो जाए आगे आने वाले सिस्टम में कि लोग मेन को ऐसा डर लगने लगे कि मैं शादी कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। उसको ये डर ना मिले कि क्या मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ एटीएम मशीन बन के रह जाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसा ही देना है। पता तो था ही कि उसको तंग किया जा रहा है उसके ससुराल की तरफ से। अच्छा, पीड़ित है ससुराल से। ये नहीं पता था कि वो इतना पीड़ित है कि वो ऐसा कुछ कर लेगा। जिस दिन वो एक्सपायर किया उस दिन 10 बजे रात में अपने मम्मी और पापा से बात किया, अपने भाई से बात किया। फैमिली में वो केस की हुई थी दहेज प्रताड़ना का, तो वो कर रहे थे। पता तो था कि केस की हुई है। मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए तो वो उसको हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर। और माने इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। तो रोते बिलखते माँ बाप की ये तस्वीर, मैं आशा करता हूँ किसी के घर में ऐसा दृश्य देखने को ना मिले, वो भी आपसी कलह में और वो भी किसी की पत्नी के चलते। इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत पर अब सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। सोशल एक्टिविस्ट बरखा त्रेहान ने भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि ये सिस्टम का फेलियर है जिससे परेशान होकर अतुल सुभाष ने सुसाइड किया है। अतुल सुभाष के सुसाइड ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर नई बहस छिड़ी हुई है और लोग सिस्टम को लेकर गुस्सा दिखा रहे हैं। लेकिन सुदर्शन न्यूज ये कहता है कि आखिर इतनी नौबत आई ही क्यों कि लोगों को सोशल मीडिया पर सिस्टम फेलियर पर गुस्सा दिखाना पड़ रहा है। क्या इसके जिम्मेदार हम और हमारा समाज नहीं है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको आगे जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर भी गौर करना बेहद जरूरी है। भारत में अन्य देशों की तुलना में युवाओं में आत्महत्या के मामले कहीं अधिक हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में आत्महत्या किशोरावस्था के अंतिम चरण यानी 15 से 19 वर्ष के आयु समूह में मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार आत्महत्या के कुल मामलों में से 40% से अधिक मामले 30 वर्ष से कम उम्र के युवा वयस्कों के हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2022 में 1.71 लाख लोगों ने आत्महत्या की, यानी 1,71,000 लोगों ने आत्महत्या की। आत्महत्या जो 15 से 39 वर्ष के व्यक्तियों में मृत्यु का प्रमुख कारण है, हमारे देश और वैश्विक स्तर पर सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों में से एक है। अब आत्महत्या के लिए कारण क्या है, ये कारण है जिम्मेदार। आपको कारण भी बताते चलते हैं कि भाई एक तो डिप्रेशन का शिकार जब व्यक्ति हो जाता है, क्रॉनिक डिप्रेशन के कारण आदमी आत्महत्या का विचार उसके मन में पनपने लगता है। व्यक्ति मायूस सा महसूस करता है और हर समस्या के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। इससे ऐसे लोग छोटी सी बात को बड़ा रूप देकर चिल्लाने भी लगते हैं और ऐसी जैसा बड़ा कदम जो है वो उठा लेते हैं, पर उनको नहीं उठाना चाहिए, ये भी हमारा संदेश है। अब लंबी शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त जो लोग होते हैं, वे लोग जो लंबे वक्त से किसी शारीरिक बीमारी के शिकार हैं, वे खुद को असहाय मानने लगते हैं। अन्य लोगों की उनके प्रति दया की भावना उनकी परेशानी का कारण बनने लगती है। दूसरों पर अपने कार्यों के लिए निर्भर होने के चलते वो सुसाइड की कोशिश करने लगते हैं। उनको भी ये नहीं करना है। नशा करने वाले लोग, अल्कोहल, स्मोकिंग यानी दारू पीने वाले लोग, शराब पीने वाले लोग, स्मोकिंग करने वाले लोग और नशा करने वाले, तमाम प्रकार के जो नशा करने वाले लोग हैं, अधिकतर ऐसे लोग भी सुसाइड की कोशिश करते हैं, ये भी पाया गया है। दरअसल अत्यधिक नशा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। इससे गुर्दे और फेफड़े समेत अन्य शारीरिक अंग प्रभावित होते हैं और इसके आगे भी है कि भाई ऐसे लोगों की सोचने की शक्ति भी तो प्रभावित होती है और उस वक्त ऐसा व्यक्ति क्या कर जाए उसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इम्पल्सिव वो उस समय होता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है। इसी के साथ ही इम्पल्सिव पर्सनालिटी, जो एकदम क्षणिक जो व्यवहार करते हैं, अचानक उत्तेजित हो जाते हैं, हर बात पर गुस्सा करना और खुद को सही समझने वाली जो व्यक्ति होते हैं वैसी व्यक्ति की पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, जिसे इम्पल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। और इस डिसऑर्डर के शिकार लोग भी आत्महत्या को अपनाते हैं और आत्महत्या का कारण इनका ये डिसऑर्डर बन जाता है। अब आत्महत्या के विचारों को कंट्रोल अगर करना है तो वो कैसे करें? सबसे पहले आपको आराम से बैठना है, संकेतों को पहचानना है, संकेतों की पहचान करें। तनाव के कारण कुछ लोगों के मन में हर पल मरने का ख्याल रहता है। इसके चलते व्यक्ति खुद को बोझिल, निराश और परेशान महसूस करता है। ये स्वाभाविक है। बहुत से लोग खुद को आइसोलेट यानी अकेला कर लेते हैं, दूर ले जाते हैं और खान पान की आदतों में भी बदलाव आने लगता है, उनकी खाना पीना बदल जाता है। सोशल सर्कल यानी समाज का वो है, उससे दूर हो जाते हैं, उससे तनाव बना जाता है उनका और एंग्जाइटी को वो दिखाते भी हैं, दर्शाते भी हैं। ऐसे में इन संकेतों की पहचान करके किसी एक्सपर्ट से जरूर सलाह लेनी चाहिए, इसमें हिचकना नहीं चाहिए। साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, आप जाइए, डॉक्टर से मिलिए, मित्र से मिलिए, लोगों से मिले जुले। ये भी एक तरीका है इस बीमारी से बचने का। बीमारी इसलिए कह रहा हूं कि बीमारी जान ले रही है। बढ़ती समस्याओं से निराश होने की जगह अन्य लोगों से बातचीत करें और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताएं। इससे मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है और समस्या का हल भी मिलने लगता है। ऐसे लोग जो अन्य लोगों से जुड़े रहते हैं, उनमें आत्महत्या के विचारों का खतरा कम होने लगता है। आप लोगों के साथ रहेंगे, कोई ना कोई आपको हौसला बंधाएगा ही, हौसला देगा ही। सप्ताह के अंत में आउटिंग के लिए जाएं और वर्क प्लेस पर भी लोगों से मेल जोल जरूर बढ़ाएं, आपस में बात करें, सब मित्रों की तरह रहें, तनाव मत लें। अब सेल्फ केयर पर ध्यान दें। अन्य लोगों की बातों को मन में बैठाकर उसके बारे में चिंता करने की जगह अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इससे व्यक्ति खुद को एक्टिव और हेल्दी महसूस करता है और आत्महत्या जैसे विचार उसके मन में नहीं आते हैं। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की, लेकिन आज का जो मुद्दा था इसको ध्यान रखिएगा और कभी भी आपके मन में अगर कोई ऐसा नकारात्मक विचार आए या आपके जान पहचान में किसी के मन में आपको महसूस होता है ऐसा नकारात्मक विचार आए तो उसकी सहायता करें। ऐसे में अगर दुश्मन भी ऐसा कदम उठाने जाए तो उसकी भी सहायता करना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आगे दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी जनमत में। नए मुद्दे, बड़े मुद्दे आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।